अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग करना चाहते हैं। बस यही है कि इतने सालों से एक तो कोई काफ़ी लीडरशिप का गैप रहा है कांशीराम जी के बाद। काफ़ी सालों तक जो बसपा को ख़त्म करने का जो काम किया गया, तो एक लीडरशिप गैप रहा है। तो अगर एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा नेतृत्व होपफुली दद्दू प्रसाद जी के अंडर अगर हम युवाओं को मिलेगा, निरंतर मिलता रहेगा, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप लगातार देख रहे हैं। आज हम दिल्ली से कवरेज जो है वो कर रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी, जिनका भी हमने इंटरव्यू किया, उनकी बेटी हमारे साथ हैं। छोटी सी थी कभी जो हम उनके घर पे गए थे, बहुत इनकी मम्मी के हाथ की और इनकी हमने बहुत चाय कॉफ़ी पी है, यार अकेला जी और तमाम लोगों के साथ में। आज आई हैं, मास्टर बैचलर किया, मास्टर के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में JNU में अप्लाई किया। तो पहले तो हमारी शुभकामनाएं इनके लिए कि JNU की स्टूडेंट बने, क्योंकि JNU एक भारत का अकेला ऐसा शिक्षा संस्थान है जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वह पहुँचते हैं और वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं। पापा का हाथ बटा रही हैं ये आजकल। पापा के मंच पे आज हमने देखा कि कहते हैं ना कि सफ़ेद बाल होने से पहले काले बाल वालों को मूवमेंट में शामिल कर लो तो मूवमेंट जो है वो बचा रहेगा। दद्दू प्रसाद जी के बाल सफ़ेद नहीं है, लेकिन उन्होंने काले बाल वालों को मौका दिया है। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, युवाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो गिरावट आई है पिछले 20-25 साल से हमारे मूवमेंट में, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि सोशली जो हमारा समाज और पिछड़ता जा रहा है, तो उसके लिए युवाओं को तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। और बिकॉज़ युवा इज़ द फ्यूचर, तो उन्हें ही आगे आके अब काम संभालना होगा, समझना होगा पहले। पर ये उस शैली में नहीं चलेगा जो बाकी राजनीतिक दल, जो हमारे शोषक रहे हैं इतने सालों तक, उनकी शैली में ये काम नहीं हो पाएगा। तो गांव-गांव जाकर और एक एक जाति की एकता बनाकर, कोई OBC समाज या कोई अलग से दलित समाज की एकता नहीं, कोई अलग से मुसलमान समाज की एकता नहीं, इस बात पे बहुत सालों से प्रेशराइज करते आ रहे हैं। कांशीराम साहब ने भी अपना पूरा जीवन लगाया इसके पीछे। तो एक एक जाति की एकता से ये बात नहीं बनेगी, बहुजन समाज बनाने से और प्रेम से ये बात बनेगी और हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और विदाउट एनी डाउट, बहुत 100% अश्योरिटी से कह सकते हैं ये, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब बसपा का गठन भी हुआ था तो 10 साल पहले सामाजिक कार्य किया गया था बामसेफ के ज़रिए से, और तब जाके ये राजनीतिक दल बना है और हमको सफलता मिली है। तो युवाओं को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो मानवर साहब काशीराम कहते थे कि राजनीति उन्हीं लोगों की ज़्यादा चलती है, उन्हीं लोगों की लंबे समय तक चलती है जिनकी सामाजिक जड़ें गहरी होती हैं, मजबूत होती हैं। आपने कहा कि युवाओं को आगे आगे काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि काम क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो लोगों को, युवाओं के हाथ मोबाइल गेम और बहुत सारे TV चैनल्स हैं, उन पर जो आने वाले शो हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिली। तो क्या काम करना पड़ेगा? काम, सबसे पहला काम है एक तो एजुकेशन पर ध्यान देना। एजुकेशन, क्योंकि हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है बहुत तेज़ी से। 1995 से मिड डे मील की जो प्रक्रिया चालू की गई है, तो भोजन में अड़झा के रखा है हमारे समाज को। और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। तो और जो शिक्षा के जो अच्छे केंद्र हैं, जो जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल हैं, जो शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं जहाँ पढ़ाई होती है, वो केवल जो गरीब तबके का श्रवण है, केवल उसके लिए ये इनफ है जो नंबर्स हैं जवाहर नवोदय के। तो इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। हमने लगातार ज्ञापन भेजा है और इसी वन नेशन वन एजुकेशन के तहत हमने मोटरसाइकिल यात्राएं भी निकाली हैं। तो ये काम धीरे धीरे होगा, पर समाज के बीच गांव-गांव जाके हर दिन मीटिंगें करके, फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है,
बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब कांसीराम तक अगर हम बात करें 2500 साल का जो इतिहास है, जिसकी बात कांसीराम कर रहे हैं, जिसकी बात फूले ने करी, जिसकी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करी, और मैं शॉर्ट में कहूँ कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, युवा उससे कहीं ना कहीं भटक रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, उनका प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे चल रहा है और हमारा युवा कावड़ लेने में मस्त है और दूसरी जगह व्यस्त है। आपको लगता है कि उसको युवा को वहाँ से हटा करके आप जो कह रहे हो फूले अम्बेडकर आंदोलन को बढ़ाने में लगा पाओगे, उसको हटा पाओगे वहाँ से? बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि अगेन द पॉइंट लाइज वेयर सोशल रेवोल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप। पहले हमें सामाजिक तरीके से जो सामाजिक जड़ें उनको मजबूत करना पड़ेगा। जब तक एक एक गांव में एक एक बच्चा नहीं जागेगा तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। तो युवाओं को जगाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और समझते हैं, जैसे आपने कार्यक्रम देखा आज का, बहुत सफल तरीके से इसको समापन किया गया और मेरे हिसाब से अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, करना चाहते हैं। बस यही है कि इतने सालों से एक तो कोई काफ़ी लीडरशिप का गैप रहा है कांशीराम जी के बाद। काफ़ी सालों तक जो बसपा को ख़त्म करने का जो काम किया गया, तो एक लीडरशिप गैप रहा है। तो अगर एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा नेतृत्व होपफुली दद्दू प्रसाद जी के अंडर अगर हम युवाओं को मिलेगा, निरंतर मिलता रहेगा, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक अभी देश के अंदर बड़ा ज्वलनशील विषय है, 3-4 दिन से चल रहा है कि जो देश की वर्तमान राष्ट्रपति बनी है अभी, जिनको कल जिन्होंने ओथ हुई है जिनकी, उनको ओथ से पहले शुद्धिकरण किया गया। एक पहले तो क्रेडिट लिया गया कि हमने बीजेपी ने कि हमने एक आदिवासी महिला को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन ओथ से एक दिन पहले ब्राह्मणों ने आकर के उनका शुद्धिकरण किया। कैसे देखते हो? आप युवा हो, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आप बताइए, ये एक आदिवासी महिला को इतने ऊंचे पद पर बिठाना और उसका शुद्धिकरण करना इतने नेशनल लेवल पे, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। और डेफिनेटली दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन जो किया गया है। और मेरे हिसाब से इस बात का नोट लेना चाहिए और अपने अंदर बहुत आग भरने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे रिएक्ट करने की। और इसका कारण किस शुद्धिकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद या धर्म इसके लिए जिम्मेदार है? 3000 सालों से जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था है, जो जुल्म, ज्यादती, जात पात, बलात्कार, मर्डर, इन सब पर जो टिकी हुई है, खड़ी हुई है, ये उसी व्यवस्था का नतीजा है, उसी व्यवस्था का कारण है। तो और उसी व्यवस्था को हम सामाजिक न्याय, बंधुत्व और समानता, समता पर जो हम एक समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो सामाजिक बदलाव से होगी। और यही किसके लिए जिम्मेदार मानते हो? जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस धर्म में आपको सम्मान न मिले वो धर्म छोड़ दो, जिस जगह आपको सम्मान न मिले वो जगह छोड़ दो, जिस गली, जिस कूचे में आपको सम्मान न मिले वो गल। हम लोग हिंदू जितने लोग बने हुए हैं और उसमें जो ऊंच नीच की भावना है, उसके आधार पर रोज़ लोगों का शोषण हो रहा है। प्रधान राष्ट्रपति बन जाते हैं तब भी आपका शोषण हो रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। आप राष्ट्रपति पहले वाले थे तो अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको सीढ़ियों पर बैठा करके पूजा करवाई जाती है। अगले से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो फिर गाय के गौमूत्र से जो है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। बाबू जगजीवन राम अगर मंदिर में जाते हैं, उद्घाटन करते हैं तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो 101 ब्राह्मणों के पैर धोए जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? धर्म जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार? व्यवस्था जिम्मेदार है, धर्म उसका बाय प्रोडक्ट है। वो एक बस जरिया है अपनी बात पहुंचाने का, उस व्यवस्था को खड़े रखने का, उस व्यवस्था को बनाए रखने का। धर्म सिर्फ एक मीडियम है लोगों को भ्रमित करने का। असली जो व्यवस्था है, जो कुछ 3-3.5% लोगों ने इसका निर्माण किया है 3-3,500 सालों पहले, तो उस व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज गुलामी और बेड़ियों से बाहर आ सके। तो आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने लास्ट सूत्र दिया था, बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखो, वो काफ़ी है उसके लिए? बौद्ध, बिल्कुल, बुद्ध को मैं सपोर्ट करती हूँ, नॉट एज अ रिलीजन बल्कि एज अ टीचिंग। बुद्ध को अगर हम भगवान का रूप मान लेंगे फिर से, तो हम
पूजा पाठ करने लगेंगे तो हम उनसे अलग नहीं हैं। बट बुद्ध की सारी जितनी टीचिंग्स हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं और बहुत ही साइकोलॉजिकल हैं, तो बिल्कुल उस रास्ते पे चल के हम इस व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं, बट एक टीचिंग के तरीके से और ना कि एक धर्म की तरीके से। और आपको लगता है कि बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो रास्ता है, वो इस पे एक फुल विराम लगा सकता है इस प्रकार की, अगर हम बुद्ध के रास्तों को फॉलो कर लें? बिल्कुल लगा सकता है, बिल्कुल। सच्चाई पर आधारित, समानता पर आधारित, बुद्ध ने भी अपने दो पैरों पर चल के पूरे एशिया में बहुत सच्चाई और एकता के बिहाफ पर पूरा बुद्धिज़्म टिका हुआ है। तो ऑफ कोर्स, और हम जो रिजल्ट चाहते हैं अपने समाज से वो कुछ अलग नहीं है। हम भी समानता, बंधुत्व और न्याय पर ही चाहते हैं सब कुछ। तो आप क्या नाम बताया आपने? तो आप अस्मिता हैं, जैसे मैंने इनके परिचय में बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे बड़े भाई दद्दू प्रसाद जी की बेटी हैं। पहली बार मंच पे दिखा तो लगा कि नहीं, बच्चों से बात करनी चाहिए। मैंने बताया छोटी सी थी तब हम कभी लखनऊ जाते थे, गोमती नगर 1001, तो भाभी जी के हाथ की चाय और सब, हम बहुत सारे लोग, मीटिंग लगी रहती थी। तो बच्चे हाथ बटा रहे हैं, अच्छी खुशी की बात है। दूसरी तीसरी पीढ़ी राजनीति में या सामाजिक कार्य करते हो, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप तमाम दर्शकों से एक ही बात कहता हूँ कि कुछ सीखिए, हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, आप भी तैयार हो। मैं राहुल नागपाल।